देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज की क्लास में मैंने तुमको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसमें केवल हमको एक्सेलरेशन में या वेलोसिटी में केवल रिलेशन निकालना था। इसलिए हम केवल L1 L2 का उतना ही मेथड लगाते थे, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं जिसमें हमको एक्सेलरेशन कंप्लीट ही निकालना है। तो फिर हमको अपनी सारी स्टेप करनी पड़ेंगी, है ना। देखो, इसी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको मैं बता देता हूँ तो देख लेना। अगला क्वेश्चन फिर तुमको करना है ना। वही तुमको दे रखा है कि ग्राउंड के ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर m मास के दो ऐसे आइडेंटिकल ब्लॉक रखे हैं। चलो, इस ब्लॉक को हम ब्लॉक ए मान लेते हैं और इसको ब्लॉक बी मान लेते हैं ना। देखो, ब्लॉक ए के साथ ऐसा धागा लगा हुआ है। ये धागा इन दो स्मूथ पुली से पास हो रहा है और धागे के इस सिरे को हमने दीवार के साथ फिक्स कर दिया है। अब देखो, सिस्टम को मूव कराने के लिए, है ना, सिस्टम को मूव कराने के लिए इस ब्लॉक ए पर हम F का कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको पता है कि फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक ए आगे की ओर मूव करेगा, तो उसके कारण ये ब्लॉक बी भी आगे की ओर मूव करेगा। तो हमको पूछा है कि इस ब्लॉक ए पर F का कांस्टेंट फोर्स लगाएं, तो इस बार ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना होगा वो कंप्लीट निकालना है ना। तो इस बार हमको केवल एक्सेलरेशन में रिलेशन ही नहीं, इस बार ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन कंप्लीट ही निकालना है। ये तुम खुद बताओ कि इस बार ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन कंप्लीट ही निकालना है। तो अब हमको अपनी सारी स्टेप लगानी होंगी, मतलब वो सीधे सारे बच्चों टाइप से एक्सेलरेशन मानेंगे, हर किसी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सबके लिए अलग अलग न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे और लास्ट स्टेप में हम दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन भी निकालेंगे। हमको सारी स्टेप करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कोई सबसे पहले एक्सेलरेशन मानते हैं, तो ये तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि हम आगे की ओर फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण ब्लॉक ए भी आगे की ओर मूव करेगा, और ब्लॉक ए आगे की ओर मूव करेगा तो उसके कारण ब्लॉक बी भी आगे की ओर मूव करेगा। लेकिन इस बार, है ना, इस बार दोनों बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों का, है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना जरूरी नहीं है। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक ए है उसका एक्सेलरेशन स्मॉल है और जो ब्लॉक बी है उसका एक्सेलरेशन स्मॉल बी है ना। तुमको पता है बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से रस्सियां हैं तो एक्सेलरेशन सेम होना जरूरी नहीं है। तो चलो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए और इसका बी मान लेते हैं। एक्सेलरेशन मान लिया, फिर सीधे सारे बच्चों टाइप से अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए टेंशन देखना है। तो चलो इस रस्सी में टेंशन टी मान लेते हैं। और हमको पता है कि बहुत हल्की रस्सी है और बिल्कुल स्मूथ पुली से पास हो रही है ना। तो हल्की रस्सी और बिल्कुल स्मूथ पुली से पास हो रही है, इसलिए इस बार एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा। मतलब इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी और इधर भी टेंशन टी होगा। तो तुम आराम से बताओ कि इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर टेंशन कितना होगा, 2t, है ना। तो पुली के जो सबसे पहली बार जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें मैंने चमका कर बताया था कि पुली बहुत हल्की या मासलेस हो तब तो रुकी हो तब भी टेंशन टी टी का 2t होता है, और मूव करी हो तब भी टेंशन टी टी का 2t होता है। और इधर भी वही, इधर भी इस रस्सी में टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी, तो इसमें टेंशन 2t। तो टेंशन देख लीजिए बस। अब अब सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं, तुम खुद देख सकते हो कि इस बार दोनों ब्लॉक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। दोनों ब्लॉक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इस बार हमको केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तुम बताओ कि इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का जो ग्रेविटेशन फोर्स mg है वो तो नीचे की ओर लगेगा, वो तो जमीन को दबाने के काम में आएगा, या पढ़े लिखों की लैंग्वेज में बोले तो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो समझ गए होंगे इस बार दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम में हमको केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए। चलो पहले
पहले इस ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब केवल इस ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन-कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि इस ब्लॉक ए पर एक तो एफ फोर्स हम लगा रहे हैं वो लगेगा, और बताओ ये वाली रस्सी भी खींचेगी टेंशन टी से, और ये रस्सी खींचेगी टेंशन 2T से, है ना? तो इस पर फोर्स ये होंगे। एक एफ हम लगा रहे हैं वो, ये रस्सी खींचेगी टी से और ये रस्सी खींचेगी 2T से। तो चलो लग गया, तो इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो इस पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ इस ब्लॉक पर तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना होगा, F माइनस 3T, है ना? तो लिख देता हूँ, इस ब्लॉक ए पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना होगा, F माइनस 3T इक्वल टू अकेले इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन a। ये इस ब्लॉक की इक्वेशन लिख दी। चलो अब, है ना, अब हम ब्लॉक बी को पकड़ते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब अब देखते हैं कि अकेले इस ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि इस ब्लॉक बी पर तो हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल ये रस्सी खींचेगी टेंशन 2T। बताओ और कोई डायरेक्ट फोर्स है क्या? नहीं है ना? तो ब्लॉक बी पर तो हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल ये रस्सी खींचेगी टेंशन 2T होगा, बस। ब्लॉक बी के लिए भी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ ब्लॉक बी पर भी रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स 2T, है ना? ब्लॉक बी पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स ओनली 2T इक्वल टू अकेले इसका मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन b। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। लेकिन इसमें भी वही चक्कर है ना, इसमें वही चक्कर है कि ढंग से देखो तो इसमें a b और t तीन वेरिएबल है ना। तो वही इसमें भी a b और t तीन वेरिएबल है, तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए, जबकि हमारे पास अभी केवल दो इक्वेशन आई है। तो हमको तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए, और मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक्सेलरेशन में रिलेशन, मतलब ए और बी में रिलेशन। और हमको पता है कि इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए वही बेसिक L1 L2 का मेथड लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने डायग्राम अलग से बना दिया है। फिर बच्चों डायग्राम बहुत उलझ गया है, इसलिए एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए डायग्राम अलग से बना देता हूँ, है ना? वो ए और बी ब्लॉक हैं, आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके कारण इसका एक्सेलरेशन ए और इसका एक्सेलरेशन बी। बस हमको, है ना, हमको तीसरी इक्वेशन के लिए इनके एक्सेलरेशन ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो आराम से बताओ कि इनके एक्सेलरेशन ए और बी में रिलेशन के लिए वो अपना बेसिक L1 L2 का मेथड यूज करेंगे। तो देखो उसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जिसका एक्सेलरेशन निकलता है उसका पहले निकाल लेते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ कि बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, तो ब्लॉक के इस पार्ट का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, और इस ब्लॉक से जुड़ी हुई इस पुली का भी एक्सेलरेशन ए होगा। देख सकते हैं ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए, तो ब्लॉक के इस पार्ट का भी एक्सेलरेशन ए, और इस ब्लॉक से जुड़ी हुई जो पुली है उसका भी एक्सेलरेशन ए। और ऐसे इधर भी देख सकते हैं, बताओ इधर भी ये ब्लॉक और ये पुली सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बी है, तो उससे जुड़ी इस पुली का एक्सेलरेशन भी बी होगा। तो बस अब हमको ए और बी में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए ये जो कॉम्प्लिकेटेड रस्सी है उसको कंसीडर करते हैं और इसकी हर एक लेंथ को मान लेते हैं। तो चलो इस लेंथ को L1, इसको L2 और इसको L3 मान लेते हैं ना। बस आराम से बताया ना, आराम से बताओ कि ब्लॉक मूव करेंगे तो L1 भी चेंज होगा, L2 भी चेंज होगा और L3 भी चेंज होगा, लेकिन तीनों का एडिशन या रस्सी की टोटल लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बस पहली स्टेप में, है ना, पहली स्टेप में वही लिख सकते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 रस्सी की टोटल लेंथ होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। बस एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए सिंपली इसका डिफरेंशिएशन, तो dL1 by dt प्लस dL2 by dt प्लस dL3 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बस अब सबसे मेन पार्ट है, हमको dL1 by dt, dL2 by dt और dL3 by dt की वैल्यू रखनी है, और वो हम अच्छे से सीख चुके हैं ना। चलो
सबसे पहले हमको dl1/dt देखना है, तो आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि dl1/dt क्या होगा? L1 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, तो इस फासले को कौन चेंज करेगा? एक तो ब्लॉक चेंज करेगा और एक पुली। तो बताओ ये जो ब्लॉक है वो बताओ एक ही रेट से पुली के पास आ रहा है, दूर जा रहा है? दूर जा रहा है ना? दिख रहा होगा कि जो ब्लॉक है वो एक ही रेट से इस पुली से दूर जा रहा है, मतलब एक ही रेट से फासले को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो रेट ऑफ चेंज प्लस है। और अब पुली की बात करते हैं, तो बता जो पुली है वो बी की रेट से इस ब्लॉक के पास आ रही है, दूर जा रही है? पास आ रही है। तुम देख सकते हैं कि जो पुली है वो बी की रेट से इस ब्लॉक के पास आ रही है, मतलब बी की रेट से इस फासले को घटाएगी, और घटाएगी इससे रेट ऑफ चेंज माइनस बी, तो नेट रेट ऑफ चेंज प्लस है माइनस बी। ऐसे ही dl2/dt देखते हैं, तो बता dl2/dt क्या होगा? L2 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, तो बताओ इस फासले को कौन चेंज करेगा? ये पुली और ये पुली। पहले इसकी बात करते हैं, तो बताओ ये जो पुली है ना? ये जो पुली है वो बताओ बी की रेट से इस पुली के पास आ रही है, दूर जा रही है? पास आ रही है, मतलब बी की रेट से इस फासले को घटाएगी, और घटाएगी इससे रेट ऑफ चेंज माइनस बी। अब इस पुली की बात करते हैं, तो बताओ ये जो पुली हो बताओ ए की रेट से इस पुली के पास आ रही है, दूर जा रही है? दूर जा रही है, मतलब ए की रेट से इस फासले को बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो रेट ऑफ चेंज प्लस है, तो नेट रेट ऑफ चेंज माइनस बी प्लस है। ऐसे dl3/dt, तो बताओ dl3/dt क्या होगा? L3 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, और इस फासले को कौन चेंज करेगा? एक तो ये पुली चेंज करेगी और एक ये दीवार। बताओ दीवार तो फिक्स है, तो इसके कारण रेट ऑफ चेंज 0। और अब पुली की बात करते हैं, तो बताओ ये जो पुली है वो बताओ ए की रेट से दीवार के पास आ रही है, दूर जा रही है? दूर जा रही है, मतलब ए की रेट से इस फासले को बढ़ाएगी, और बढ़ाएगी इससे रेट ऑफ चेंज प्लस है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2b = 3 है, तो b = 3a/2। तो बताओ, है ना? बताओ तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? ए और बी में रिलेशन से, और कांस्टेंट, है ना? स्ट्रिंग कांस्टेंट वाले मेथड से, मतलब L1 L2 वाले मेथड से हमने निकाल लिया कि एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा? b इक्वल टू, है ना? एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा? b = 3a/2। तो तीसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन में रिलेशन की आ गई। फिर तुम देखते ही बताओ कि इस बार ए बी और टी तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व कर सकते हो। और ये भी पता है कि कहने को तीन इक्वेशन है, बाकी इफेक्टिवली दो इक्वेशन है। बताओ इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3a/2। तो अब इफेक्टिवली दो इक्वेशन आ गई, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। पता होगा कि एक्सेलरेशन निकालना में तो टेंशन को हटाना है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालो और उधर रख दो, या दूसरा तरीका ये है कि इधर -3t और इधर 2t है ना, तो t को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके a आ जाएगा। a आ गया तो उसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके b, और b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो टेंशन। तो इक्वेशन सॉल्व करना इतना आता होगा, शायद तुमने छठी सातवीं क्लास पास की होगी, तो इसको सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास, है ना, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास a की वैल्यू 4f/13m आएगी। फिर b, है ना, b की वैल्यू कितनी है? 3/2 इंटू ए, b कितना होगा? 3/2 इंटू ए की वैल्यू 4f/13। तो इसको सॉल्व करोगे तो b कितना आ जाएगा? 6f/13, और b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो टेंशन भी आ जाएगी। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो टेंशन तुम्हारे पास 3f/13 ये आ गई। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो ना। और ये पहले ही बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम क्लियरली बोल सकते हैं ना, इस क्वेश्चन में भी क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर इनके एक्सेलरेशन ए और बी में केवल रिलेशन पूछता तो केवल L1 L2 वाला मेथड इतना ही लगाते, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन कंप्लीट ही पूछा है, तो हमको अपनी सारी स्टेप लगानी होगी, है ना? अब देखो
इस क्वेश्चन को कर तो लिया लेकिन इसमें थोड़ी सी बेवकूफी की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर तो लिया लेकिन थोड़ी सी बेवकूफी की। तुम बताओ कि ए और बी में रिलेशन के लिए गधों टाइप से डिटेल L1 L2 का मेथड लगाया ना। तो तुम खुद बताओ कि ए और बी में रिलेशन के लिए वही लेंदी L1 L2 वाला मेथड लगाया, लेकिन तुम बताओ कि इस, है ना, तुम बताओ कि ए और बी में रिलेशन के लिए अपना टेंशन वाला जुगाड़ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं यार, है ना। तुम बताओ कि इस बार केवल ब्लॉक ए और बी केवल दो ही ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव करें। कई महामूर्ख बोलते हैं कि ये दोनों पुली भी तो मूव कर रही हैं। तो उन बेवकूफों के लिए, है ना, उनके लिए मैंने क्लास में बिल्कुल चमका कर बताया था कि बताओ पुली तो मूव कर रही है, लेकिन बताओ ये वाली जो पुली है वो ब्लॉक ए से जुड़ी हुई है, तो इस पुली को जन्म जन्म तक ब्लॉक ए के साथ साथ ही मूव करना है। तो इसका मोशन ब्लॉक ए के बराबर होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और ऐसे ये जो पुली है वो ब्लॉक बी से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, तो ये जो पुली है उसको जन्म जन्म तक ब्लॉक बी के साथ में मूव करना है, तो इसका भी मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बताओ इंडिपेंडेंट केवल ब्लॉक ए और बी मूव करें, तो बस देखते ही बताओ, है ना, देखते ही बताओ कि इस बार केवल ब्लॉक ए और बी, है ना, केवल ब्लॉक ए और बी मतलब केवल दो ही ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, और लकीली इनका मोशन रस्सी के अलोंग है। बस क्लास में चमका कर बताया था कि दो ही ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव करें और इनका मोशन रस्सी के अलोंग हो तो उसमें टेंशन वाला जुगाड़ लगा सकते हैं ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि ये जो ब्लॉक ए है उस पर टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, एक तो टी भी लग रहा है और 2T भी लग रहा है, मतलब जो ब्लॉक ए उस पर टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 3T, और जो ब्लॉक बी है उस पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है केवल 2T है। तो देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो ब्लॉक ए उस पर टोटल टेंशन फोर्स 3T और ब्लॉक बी पर टेंशन फोर्स 2T। तुम देखते ही बताओ कि ब्लॉक ए पे टेंशन फोर्स 3T और बी पर लगने वाला टेंशन फोर्स 2T है। तो बताओ ब्लॉक ए के कंपैरिजन में बी पर लगने वाला टेंशन फोर्स कितना टाइम्स है, 2/3 टाइम्स है। तुम बताओ कि ब्लॉक ए के कंपैरिजन में बी पर लगने वाला टेंशन फोर्स 2/3 टाइम्स है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली जो एक्सेलरेशन होगा वो उल्टा 3/2 टाइम्स होगा। तो बता इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 3/2 है। ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी, साफ साफ देख सकते हैं इस पर टेंशन 3T और इस पे 2T। तो बता इसके कंपैरिजन में इस पे लगने वाला टेंशन फोर्स 2/3 टाइम्स है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एक्सेलरेशन 3/2 टाइम्स होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ए तो इसका एक्सेलरेशन 3/2 होगा। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कई मंदबुद्धि बच्चों को, है ना, कई बच्चों को ये 2/3 3/2 ये नहीं कर पाते वो, है ना, इसमें उलझ करके रह जाते हैं। ध्यान रखना कि 2/3 और 3/2 में भी अगर कंफ्यूजन हो तो इसको दूसरे तरीके से भी, है ना, दूसरे दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं कि तुम बताओ कि दो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव करें और मोशन रस्सी के अलोंग है, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन a1 प्रोपोर्शनल टू 1/t1, इसका एक्शन a2 प्रोपोर्शनल टू 1/t2। तो बताओ इसका डिवाइड करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू उल्टा t2/t1, उल्टा रिलेशन आएगा। तो a1 इसका एक्सेलरेशन a, a2 इसका एक्सेलरेशन b इक्वल टू t2। तो t2 इस पर लगने वाला टेंशन 2t और t1 इस पर लगने वाला टेंशन 3t। इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा b इक्वल टू 3/2 है। लेकिन मेरे ख्याल से तुमने ये चौथी पांचवी क्लास पास की होगी, तुमको पता होगा कि 2/3 उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस पे टेंशन 3T इस पे 2T, तो इसके कंपैरिजन में इस पर लगने वाला टेंशन फोर्स 2/3 टाइम्स है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एक्सेलरेशन 3/2 टाइम्स होगा। इसका एक्सेलरेशन a तो इसका 3/2 है, डायरेक्ट करना है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो गधों टाइप से ये L1 L2 का मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने टेंशन वाला जुगाड़ बिंदास लगा सकते हैं। देखो बच्चों, अब कांस्टेंट रिलेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, तुमको करना है ना, ध्यान से देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है m मास का कोई ब्लॉक है जिसको धागे से लटका दिया है। ये धागा बहुत सारी स्मूथ और मासलेस पुली से पास हो रहा है ना, इधर छत से जोड़ भी दिया है। फिर ऐसी दो और हल्की पुली लगा दिए हैं
और इनसे 5 एम मास का एक और ब्लॉक लटका दिया है और हमको दे रखा है कि सारी पुली बहुत हल्की है, मतलब मासलेस है और स्मूथ है। अब इस सिस्टम को छोड़ दिया है, बस छोड़ने पर हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो कंप्लीटली निकालना है ना। और हमको पता है कि बताओ एक्सेलरेशन में केवल रिलेशन ही नहीं, इस बार दोनों का एक्सेलरेशन कंप्लीटली निकालना है। इसलिए हमको अपनी सारी स्टेप लगानी पड़ेंगी। मतलब एक्सेलरेशन मानेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन और लास्ट में एक्सेलरेशन में रिलेशन। यही पता होगा कि इनका एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकली लग रहा है कि ये ब्लॉक काफी हैवी है, तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा। तो चलो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे मान लेते हैं और इसका बी ऊपर मान लेते हैं। तो बस दोनों का एक्सेलरेशन कंप्लीटली निकालना है, कितना होगा वो देखना है। तो इसको तुम खुद ट्राई करो। तो 2-3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, तो एक बार मैं बता देता हूँ, चेक कर लेना है ना, ध्यान से देखना। तो ये एम और 5 एम मास के ब्लॉक ऐसे कॉम्प्लिकेट टाइप से लटका रखे ना, सिस्टम को छोड़ दिया है। तो छोड़ने पर हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा कंप्लीटली निकालना है। और हमको पता है कि बताओ इस बार एक्सेलरेशन में रिलेशन ही नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन कंप्लीटली निकालना है, इसलिए हमको अपनी सारी स्टेप लगानी होगी, है ना। तो घबराते नहीं, इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। कोई अपने रटे स्टेप कि पहले सबका एक्सेलरेशन मानेंगे, सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सबके लिए न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे और सबसे लास्ट में इनके एक्सेलरेशन ए और बी में रिलेशन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन मानते तो बताया था कि वैसे तो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेती है, फिर भी हम तो इंसान है ना, तो आप फीलिंग से बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक काफी हैवी है, ये ब्लॉक बहुत ज्यादा हैवी है, तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे मान लेते हैं और हमको पता है कि बता ये ब्लॉक नीचे है, अगर बेचारे इस ब्लॉक को ऊपर जाना होगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है, तो बी मान लेते हैं ना। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए नीचे और इसका बी ऊपर की ओर, ये एक्सेलरेशन मान लिया। फिर हर एक ब्लॉक का अलग अलग, है ना, हर एक ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमको टेंशन देखना है। चलो चलो ऐसा करते हैं कि इस रस्सी में टेंशन टी मान लेते हैं। अब हमको अच्छे पता है कि रस्सी बिल्कुल स्मूथ है ना, पता रस्सी बिल्कुल मासलेस और बिल्कुल स्मूथ पुली से गुजर रही है, इसलिए एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा, है ना। वही रस्सी बिल्कुल मासलेस और स्मूथ पुली से गुजर रही है, तो एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा, मतलब इधर टेंशन टी है तो इधर भी टी होगा, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टी और इधर भी टेंशन टी। तो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर टेंशन कितना होगा 2t, है ना। बताया था कि पुली हल्की मतलब मासलेस है, तो चाहे रुकी हुई हो या मूव कर रही हो, बिंदास बोल सकते हैं कि इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर 2t। और वही चीज यहाँ भी होता, इधर भी टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर 2t होगी। तो ये टेंशन देख लिया। बस अब हर एक ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो चलो पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब अकेले इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो हम सभी को पता है ना, हम सभी को पता है कि इस ब्लॉक पर इसका वेट, है ना, इस ब्लॉक पर इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 5 mg नीचे की ओर लगेगा। और टेंशन तो बताओ, ये वाली भी रस्सी खींचेगी 2t से और ये भी खींचेगी 2t से। चलो साथ में इसकी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख देते हैं। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस पर रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना होगा 5 mg माइनस 4t, है ना। बस इस पर रिजल्टेंट, इस पर रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना होगा 5 mg माइनस 4t इक्वल टू अकेले इसका मास 5m इंटू इसका एक्सेलरेशन a, ये इसकी इक्वेशन। फिर अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg
और ये रस्सी खींचेगी टी से। तो चलो इसकी भी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा? टी माइनस एम जी, है ना? लिख सकते हैं इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स टी माइनस एम जी इक्वल टू अकेले इसका मास m इंटू इसका ऊपर की ओर एक्सेलरेशन b। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ भी वही चक्कर है ना, ध्यान रखना। यहाँ भी वही चक्कर है कि इस बार भी ढंग से देखो तो a b और t तीन वेरिएबल है ना? तो a b t तीन वेरिएबल है, तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन तो आ गई हमको, तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए, और हमको रटा हुआ है ना? हमको रटा हुआ एक बताओ, तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? ए और बी में रिलेशन से। तो अब तुम अच्छे समझते हैं, ठीक है ना? तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? ए और बी में रिलेशन से, और हम अच्छे समझते हैं। बताओ ए और बी में रिलेशन के लिए, है ना? ए और बी में रिलेशन के लिए श्रद्धा हो तो L1 L2 का मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर बताओ इस बार तो हम अपना शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना, ये डिटेल मेथड लगाते लगाते पक गए हैं। तो अब तो हम ए और बी में रिलेशन के लिए शॉर्टकट लगाते हैं ना। तो तुम खुद बताओ, ठीक है ना? तुम खुद बताओ कि इस बार ये ब्लॉक और ये ब्लॉक की ओर दो ही ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। बाकी जो दो पुलियां होती है इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है ना? ये कोई ब्लॉक से इंडिपेंडेंट नहीं है ना, बोल सकते हैं इस बार, है ना? इस बार ये पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक केवल दो ही ब्लॉक इंडिपेंडेंटली मूव करे ना। तो इस बार केवल दो ही ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव करें, और लकीली उनका मोशन रस्सी के अलोंग है, इससे इस बार वो टेंशन वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ ना, ये तुम स्मार्ट ही बताओ। ये लिख देता हूँ, तुम स्मार्ट ही बताओ कि इस वाले ब्लॉक पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? टी, और इस वाले ब्लॉक पर टोटल टेंशन फोर्स 2t प्लस 2t मतलब 4t, है ना? तो देख सकते हैं। बताओ इस वाले ब्लॉक पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? टी, और इस वाले ब्लॉक पर टेंशन कितना लग रहा है? 4t, है। तो बस डायरेक्ट बताओ, इस पर टेंशन टी और इस पर टेंशन 4t। तो बताओ इसके कंपैरिजन में इस पर लगने वाला टेंशन फोर्स 4 टाइम्स है, तो तब टेंशन फोर्स जो है वो 4 टाइम्स है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली जो एक्सेलरेशन होगा वो 1/4 होगा। तो इसका एक्सेलरेशन b है, तो इसका b बाय 4 ये बिंदास कर सकते हैं। तो बताओ तीसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन में रिलेशन, तो इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा? a इक्वल टू बी बाय 4, या 4 को ट्रांसफर करेंगे तो b इक्वल टू 4 है। बाकी ध्यान रखना, है ना? कि ऐसे क्वेश्चन में बिंदास अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डर लग रहा हो तो तुम चाहो तो इसको बेसिक L1 L2 के मेथड से करोगे तब भी ये आएगा, है ना? तो बस आराम से बताओ, आराम से बताओ कि अब अगर ढंग से देखो तो ए बी और टी तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है। सॉल्व कर सकते हैं, हमको पता है कि कहने को तीन है, बाकी एक्चुअली तो दो ही है। बताओ 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो b इक्वल टू 4 है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 4 है। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। टेंशन को हटाना है तो तुमको पता होगा कि टेंशन को हटाने के लिए क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे तो 40 से 40 कैंसल, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कितना आता होगा ना? तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ए तुम्हारे पास आएगा g बाय 21, ए इतना आ गया, तो बी भी निकाल सकते हैं ना। बताओ 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो b इक्वल टू 4 है, तो 4 इंटू ए की जगह g बाय 21, और ए या बी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रखोगे तो टेंशन आ जाएगी। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किसी भी इक्वेशन में रख करके सॉल्व करोगे तो टेंशन तुम्हारे पास 25 बाय 21 इंटू mg। तो आई थिंक अब इस टाइप के कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चन इजीली कर सकते